तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों ये BPSC शिक्षक भर्ती का जो है ये 22 नंबर का क्लास हो जाएगा। इससे पहले 21 नंबर क्लास जो 21 को क्लास जो हो चुका है। अगर आप सभी लोग वो क्लास नहीं देखें तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो पहले वो क्लास देख लीजिएगा और उसके बाद समझ में आपको ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ जो है BPSC शिक्षक भर्ती के लिए जो स्पेशल क्लास चल रहा है उसमें आपको महेश बनवाल हो, NCERT बेस्ट वो, और आपको लुसेंट से जो है पूरा जो कि मॉडर्न हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का भूगोल पूरा एक एक लाइन बाय लाइन करके विथ डिटेल सॉल्यूशन करके जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और उसका एक रिवीजन जो है वो आपको 11 तारीख से देखने को मिलेगा। और इससे मतलब 6 से लेकर 11 के बीच में जो यानी 6 तारीख से लेकर और 11 तारीख के बीच में जो है वो क्लास 8 का जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री जो है क्लास 8 का जो कि SCERT बेस्ट है, एक नोट्स के माध्यम से वो कराया जा रहा है। कल जो है उसमें आपको 8 चैप्टर हो गया था, क्लास 8 का 8 चैप्टर हो चुका था और उसमें टोटल 12 चैप्टर है क्लास 8 में, और उस 8 से लेकर यानी 4 चैप्टर को आज फिर कवर किया जाएगा। यानी क्लास 8 का SCERT बेस्ट क्वेश्चन जो बनने वाला था उस सबको सारे क्वेश्चन को जो है एक संज्ञान में रखते हुए एक सिलसिलेवार ढंग से जो लेके आया गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री बेस्ट क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आपको इसमें जो है पता भी होगा और उसमें SCERT का क्या इफेक्ट होता है और NCERT का क्या इफेक्ट होता है, दोनों में कुछ अंतर होता है। डेट की अंतर तो थोड़ा नगण्य मानिए उसको, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति का नाम भी है जो आपको आज नए चेहरे के रूप में देखने और सुनने को मिलेगा, उसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल कॉल पर सेट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। भुट्टू बाबू से आप सभी लोग परिचित हो ही गए होंगे, हमारे प्यारे भुट्टू बाबू हैं। और भुट्टू बाबू आज कैमरे में नहीं आना चाहते क्योंकि आप सभी का इस प्रकार कमेंट आ रहा है भुट्टू बाबू के प्रति कि वो शर्मा रहे हैं, बहुत शर्मा रहे हैं वो। तो वीडियो के लास्ट में हम लोग भुट्टू बाबू से परिचित कराएंगे, तब तक के लिए आपको भुट्टू बाबू से मिलने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि भुट्टू बाबू का चेहरा ही ऐसा है कि जिसको सभी लोग जानते भी होंगे। तो भुट्टू बाबू से भी आप लोग को मिलाएंगे लास्ट में, भुट्टू बाबू है कौन और इतना चर्चित क्यों है। तो स्टार्ट करते हैं। बताइएगा, जो गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ जो है वो कब स्थापना किए थे? 1932 में हरिजन सेवक संघ की जो है स्थापना किए थे। और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका ये कब निकाले थे? 1933 में निकाले थे। ठीक है, बताइएगा उसके बाद जो है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जो समझौता हुआ था ये कब हुआ था? 1932 में हुआ था। डेट बताइएगा। 24 सितंबर 1932 को जो है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो है पुणे के यरवदा जेल में जो है गांधी और महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच जो है वो समझौता हुआ था। इसको पूना पैक्ट भी कहा जाता है। आगे बताइएगा कि अंबेडकर साहब ने बहिष्कार हितकारिणी सभा का गठन कब किया था? 1924 में जो है बहिष्कार हितकारिणी सभा का जो गठन किए थे। कौन किए थे? भीमराव अंबेडकर। ये कब किए थे? 1924 में किए थे। आगे बताइएगा, देखिए यह बहिष्कार हितकारिणी सभा जो था इसी के तहत जो है आपको ये फेमस हो गए थे। कौन? भीमराव अंबेडकर, क्योंकि इससे पहले उनको कोई नहीं जानता था कि ये कौन है, ये क्या करने वाले हैं। जैसे ही बहिष्कार हितकारिणी सभा की स्थापना की 1924 में, उसके बाद जितने भी दलित वर्ग के लोग थे इनको अपना नेता मानने लगे थे। ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस आंदोलन से जो है आपको भीमराव अंबेडकर फेमस हो गए थे? तो ये 1924 का जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है इसका गठन किए थे, इस कारण जो क्या हुए थे? फेमस हो चुके थे। उसके बाद बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखिए ये सारा फैक्ट जो आपको पहले बता दिया गया है और ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 है आज। ठीक है ना। और SCERT बेस्ट है, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको फिर से बता रहे हैं कि दोनों में अंतर क्या क्या होने वाला है। इससे पहले बहिष्कृत हितकारिणी सभा का नाम नहीं सुने होंगे, अभी आपको सुनने को मिल रहा है। इसलिए आपको NCERT और SCERT का फैक्ट जो है वो दोनों साथ में लेकर चला जा रहा है। बताइएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 12 नवंबर 1930 को हुआ था। हमने आपको याद करवाया था 12, 7, 17 नवंबर, सितंबर और नवंबर 1930, 1931, 1932 ये डेट की चर्चा हो जाएगी। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी, यानी लंदन में हुई थी। तीनों वहीं हुआ था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि क्या कहते हैं इसी आंदोलन में जो है शामिल होने के लिए गए थे, यहाँ से अपने दलित वर्गों को मुद्दा को उठा के गए थे। यहाँ से मिलने के लिए कौन गए थे? भीमराव अंबेडकर वहाँ गए थे। तब जितने भी भारत में दलित वर्ग के लोग थे वो समझ गए कि हमारा नेता जो है वो पावरफुल नेता है, जो कि हमारी मांगों को लेकर कहाँ चला गया? लंदन चला गया था। ठीक है ना। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन हो जाएंगे? तो ये भीमराव अंबेडकर नेता के रूप में थे और उसके साथ तेज बहादुर सप्रू भी जाएंगे, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन में तेज बहादुर सप्रू देखने को मिल जाएगा तो आप एक से अधिक मार के ही आना है। ठीक है, छोड़ना नहीं उसको, क्योंकि भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू दोनों थे, लेकिन आपको नेता के रूप में उभरे थे उस समय। कौन उभरे थे? ये भीमराव अंबेडकर ही उभरे थे। उसके बाद बताइएगा
जो ये हरिजन सेवा संघ की स्थापना गांधी जी कब किए थे? 1932 में किए थे। और गांधी जी जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? 1931 के, जो कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को, 7 सितंबर 1931 को हुए थे। गांधी जी इसी में भाग लेने गए थे। और गांधी जी इसमें भाग लेने से पहले किस अधिवेशन से होकर गए थे? ये कराची अधिवेशन, 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था। और इस 1931 का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। और इसी 1931 में जो है ये गांधी इरविन के बीच जो है वो समझौता भी हुआ था। और इसी समझौता में जो है सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को जो है वो फांसी की सज़ा देने की मांग को जो है बोला गया था, इसको फांसी की सज़ा नहीं दीजिए। लेकिन वो इरविन जो है वो नहीं माना, बोला कि उन लोगों को फांसी जो है वो पड़ेगा ही। मतलब उनका जितना ही मांग था सारे को एक्सेप्ट कर लिया गया था। सिर्फ जो है गांधी जी का जो मांग था, जो कि उनको फांसी को रोक देना है, वो उसको एक्सेप्ट जो है इरविन के द्वारा नहीं किया गया था। इसके बाद गांधी जी जो है ये सम्मेलन करके गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। कहाँ गए थे? लंदन गए थे। और किस जहाज से गए थे? SS राजपुताना से गए थे। और वापस किससे आए थे? बेसिंटियाना से वहाँ से वापस आए थे। देखिए सारा फैक्ट जो आपको हम पहले से बता चुके हैं, एक बार फिर से बोलेंगे तो आपको रिवीजन जो है वो हो जाएगा। आगे बढ़ेगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो द्वितीय गोलमेज के बाद सम्मेलन के बाद जो है यह जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, उसके बाद जो है गांधी जी इसकी स्थापना की थी हरिजन सेवक संघ की। इसमें ये हुआ था, हम आपको ये बता रहे हैं कि वहाँ जो है भीमराव अम्बेडकर जो है वो हल्ला ये कर दिए थे कि हिंदू जो है ये क्या कहते हैं, जितना भी दलित वर्ग है वो हिंदू से अलग हो गया है, ठीक है ना। वो जितना भी दलित वर्ग है वो हिंदू से अलग हो गया है। इसीलिए जो है आपको राष्ट्रीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी 1932 में। कौन किए थे? महात्मा गांधी की। हिंदू जो है वो हरिजन और हिंदू दोनों क्या है? एक ही है, अलग अलग जो है वो नहीं है। क्योंकि आपको हम पहले बताए थे कि जहाँ भी अगर किसी वर्ग की बात आएगा तो वहाँ भीमराव अम्बेडकर आगे निकल जाएंगे। और जहाँ भी किसी चीज़ को समझाने की बात आएगी, समझौता करने की बात आएगी, वहाँ महात्मा गांधी सबसे आगे आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आइए कि पुणे के यरवदा जेल में जो है कब पूना समझौता हुआ था? 1932। डेट बताइएगा, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। आगे बताइएगा, इसके बाद जो है वहाँ से वापस आए थे लड़के, क्या कहते हैं, इसमें सम्मेलन में भाग लेके ये भीमराव अम्बेडकर। तो 1950 में जो ये भीमराव अम्बेडकर कौन सा धर्म को अपना लिए थे? बौद्ध धर्म को। यानी भीमराव अम्बेडकर जो है आगे चल के जो है अपना धर्म क्या कर लिए थे? बौद्ध धर्म जो है वो अपना लिए थे। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 9 है महिलाओं की स्थिति और सुधार, जो कि 6 to 8 में जो है 6 to 8 के लिए जो है क्लास 8 का जो है से वर्तमान चैप्टर में है। चैप्टर नंबर 9 आज महिलाओं की स्थिति में सुधार। और इस सुधार में पहले आएगा समाज की स्थापना। और सबसे पहले जो समाज की स्थापना हुए थे उसमें राजा राम मोहन राय को आधुनिक युग का समाज निर्माता कहा जाता है। मतलब आधुनिक युग में अगर समाज निर्माता की बात करेंगे तो उसका नाम क्या आ जाएगा? राजा राम मोहन राय। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि आधुनिक युग के समाज निर्माता किसे कहा गया? ये राजा राम मोहन राय। और इन्हीं को RRR भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। और ये जो है ये आपको 1828 में जो है किसकी स्थापना किए थे? ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1828 में। देखिए ये ब्रह्म समाज की स्थापना जब तक राजा राम मोहन राय जिंदा थे तब तक बहुत अच्छे से चला रहे थे। जिसके बाद ये जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो आगे चल के जो है ब्रह्म समाज टूट गया था। और टूटने के बाद जो ये आदि ब्रह्म समाज में बटा था और उसका भारतीय ब्रह्म समाज में बट गया था, ठीक है ना। तो आदि ब्रह्म समाज के सिर्फ देखिए 3 गो ब्रह्म समाज है। और ब्रह्म समाज में कहाँ कहाँ फंसेगा, हम तीनों पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। अगर सिर्फ ब्रह्म समाज की बात करेगा तो वो कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। कब किए थे? 1828 में। उसी में अगर आदि ब्रह्म समाज लग जाएगा तो हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। और उसी आदि की जगह जो है अगर लग जाएगा भारतीय ब्रह्म समाज तो केशव चंद्र सेन। देखिए तीनों ब्रह्म समाज ही हैं, तीनों में आपको ये छोटा सा डिफरेंट है, बता देते हैं। पहला होगा ब्रह्म समाज हो जाएगा तो कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। कब किए थे? 1828 में। आदि ब्रह्म समाज हो जाएंगे तो देवेंद्रनाथ टैगोर। और भारतीय ब्रह्म समाज हो जाएंगे तो केशव चंद्र सेन हुए थे। कोई दिक्कत? उसके बाद जो है ये आपको राजा राम मोहन राय की। उसके बाद समाज सुधारक में महिलाएं थी एक, जो कि ज्योतिबा फूले की पत्नी थी। कौन थी? सावित्रीबाई फूले। ज्योतिबा फूले की पत्नी का क्या नाम था? सावित्रीबाई फूले। और ये महिलाओं की समानताओं पर प्रश्न उठाए थे। और ये बहुजन समाज की स्थापना किए थे। बहुजन समाज पार्टी नहीं, ये बहुजन समाज की स्थापना कौन किए थे? सावित्रीबाई फूले। और ये सावित्रीबाई फूले कौन थे? ये ज्योतिबा फूले की पत्नी हो जाएंगी। उसके बाद राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर जो है बताइएगा कि कब जो है सती प्रथा को जो है अंत कर दिया गया था? 1829 में। और यह जो है सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में। और ठगी प्रथा का भी अंत किया गया था 1830 में ही। 1830 के 1 साल बाद 1829 में जो हुआ था सती प्रथा का अंत। और उसके ठीक 1 साल के बाद ठगी प्रथा का अंत किया गया था 1830 में। और ये दोनों जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था। और करने वाले कौन हो जाएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक।
बेलेंटिक नहीं, बेंटिक हो जाएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। यानी सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों का उन्मूलन कौन किए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और सहयोग करने वाले कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि पर इसके बाद आता है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कौन की थी? ये बहुत भी क्वेश्चन ये पूछता है, ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछा ही हुआ है। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किए थे? हाँ, ये आत्मा राम पांडुराम और एमजी रनाडे के द्वारा किया गया था। और इसमें सहयोग करने वाले हैं केशव चंद्र सेन। यानी केशव चंद्र सेन के सहयोग से एमजी रनाडे और आत्मा राम पांडुरंग 1867 में जो है ये प्रार्थना 1867 में जो है ये प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। देखिए ये 3-4 समाज याद रखिए। पहला ब्रह्म समाज, ठीक है ना, उसका प्रार्थना समाज, उसके बाद आता है आपको बहुजन समाज, उसके बाद आर्य समाज, ठीक है ना, और उसके बाद देखो कौन के थे ये? स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं? आर्य समाज। आर्य समाज, ये सबको जो है याद रखा कीजिएगा। उसके बाद देखिए 1828 में हुआ था, आपको किसकी स्थापना हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना। और करने वाले कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। देखिए उसके ठीक अगर 1828 को उल्टाइएगा तो क्या होगा? 1882 होगा ना। याद रखने का तरीका बता रहे भुट्टू बाबू। 1828 में 1 8 2 8 होता है और 2 8 को उल्टाइएगा तो क्या होगा? 8 2 हो जाएगा ना। 1882 में जो है ये पंडित रमाबाई द्वारा जो है ये आर्य महिला समाज की स्थापना किया गया था। वो ब्रह्म समाज था और ये आर्य महिला समाज की स्थापना हो जाएगा तो 1882 में। और करने वाले कौन थे? पंडित रमाबाई सरस्वती थे। पंडित रमाबाई सरस्वती कब की स्थापना? आर्य महिला समाज की 1882 में। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय 1828। भारतीय लग जाएगा तो कौन जाएंगे? केशव चंद्र सेन हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद बताइएगा कि ये विधवा पुनर्विवाह का जो उन्मूलन में सहयोग कौन किए थे? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिसको सहयोग किए थे। और इसका समापन करने का श्रेय किस वायसराय हो जाता है? ये लॉर्ड डलहौजी को जाता है। क्योंकि विधवा पुनर्विवाह ये डलहौजी 48 से लेके 56 तक रहे थे। और 56 में जाते जाते जो ये अपना काम करके गए थे। विधवा पुनर्विवाह को जो है ये स्टार्टिंग किए थे। विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट कर गए थे। विधवा को फिर से जो है वो विवाह करना है। उसके बाद बताइए कि 1856 में जो है विधवा विवाह के पक्ष में कानून लाया गया था, इसको विधवा पुनर्विवाह एक्ट भी जो है वो कहा गया है। उसके बाद आते हैं ये जो पंडित रमाबाई थी, जैसे भीमराव अंबेडकर आगे चल के बौद्ध धर्म की स्थापना, बौद्ध धर्म अपना लिए थे, उसी प्रकार जो है पंडित रमाबाई जो थी वो आगे चल के जो है ईसाई धर्म अपना ली थी। ठीक है ना। यानी पंडित रमाबाई कौन सा धर्म अपना ली थी? ईसाई धर्म। और भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म अपना लिए थे। ठीक है, ये दोनों अलग अलग धर्म से थे और आगे आके अपना धर्म जो है वो कन्वर्ट कर लिए। ये क्वेश्चन इसलिए पूछ सकता है। आगे बताइएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? 1875 में जो वो आर्य समाज की स्थापना किए थे। उसके बाद बताइएगा कि 1893 में जो है स्वामी विवेकानंद कहाँ भाग लेने गए सम्मेलन में? शिकागो में वो भाग लेने गए थे और वहाँ बोले थे अमेरिका के भाई और बहनों, यही बात बोल के वो फेमस हो गए थे। वो 1893 में गांधी जी भी गए थे। 1893 में गांधी जी भी गए थे और 1893 में स्वामी विवेकानंद भी जो है वो सम्मेलन में भाग लेने गए थे। देखिए उसके बाद जो कुछ फैक्ट है उसको लेकर लाया गया है, सुनने का प्रयास कीजिएगा कि दादा भाई नेहरू जी किस धर्म से थे? पारसी धर्म से थे। वो कौन धर्म से थे? पारसी धर्म से थे। और ये रस्त गुफ्तार नामक पत्रिका शुरू किए थे। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन आपको वहाँ मिसिंग मिलेगा वो आपको यहाँ पूरा हो जाएगा। यानी कि रस्त गुफ्तार नामक पत्रिका को निकाले थे दादा भाई नेहरू जी हो जाएंगे और उनके भाई थे और उनके एक और थे नेरोजी फार्दन जी। नेरोजी फार्दन जी तो ये दोनों मिलके किए थे। क्या ये भाई हाँ ठीक है बोला, ये नेरोजी फार्दन जी तो ये दोनों मिल के जो ये रस्त गुफ्तार नामक पत्रिका शुरू किए थे। वैसे वन लाइनर में हर बुक में दिए हुए हैं कि रस्त गुफ्तार नामक पत्रिका कौन स्टार्ट किए थे? दादा भाई नेरोजी। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि नेरोजी फार्दन जी जो भी है ये भी इनका भी सहयोग जो है इसमें रस्त गुफ्तार नामक पत्रिका में जो है इनको स्टार्ट किया गया था। उसके बाद बताइएगा कि बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? बंगाल की ये बीसी राय जो है, डॉक्टर बीसी राय जो है ये बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद बताइएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद की थे। और ये कब किए थे? 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद जो है ये किए थे। और उसके बाद बताइएगा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम ये कब पारित हुआ था? 1929 में। और करने इस समय वायसराय कौन हो जाएंगे? इरविन। 1929 में इरविन हो जाएंगे। और ये बाल विवाह यानी बच्चों में जो विवाह हो जाता है उसके लिए निषेध कानून बनाए थे कि बच्चों में विवाह जो ये करना नहीं है। और इसके लिए उम्र कितना रखा गया था? 14 वर्ष रखा गया था। ठीक है ना। और यह जो है 1929 में जो है लाया गया था। और इस समय वायसराय कौन हो जाएंगे? लॉर्ड इरविन हो जाएंगे। आगे बताइएगा उसके बाद जो है
प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये चैप्टर 10 स्टार्ट हो जाएगा। अब ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 27 जून 1757 को। और इससे पहले 1756 में हुई थी काल कोठरी की घटना, उसी के कारण जो प्लासी का भी जो है वो युद्ध हुआ था। और पलाश जो है कहाँ का फूल है, राजकीय फूल है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलाश। और जिस समय हम प्लासी युद्ध की चर्चा किए थे क्लास में, तो प्लासी को पहले लोग क्या बोलते थे? फलासी बोलते थे। लेकिन अंग्रेजों को बोलने में फलासी नहीं होता था, इसलिए वो प्लासी बोलता था। और इसलिए उस युद्ध का नाम क्या पड़ गया? प्लासी का युद्ध जो पड़ गया। क्योंकि अंग्रेजों को बोलने में फलासी नहीं होता था, वो क्या बोलता था? उसको प्लासी बोलता था। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि मुसलमान समुदाय अपना उपासना स्थल जहाँ करता है उसको क्या कहते हैं? उसको मस्जिद कहा जाता है। और बताइएगा कि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या संत के कब्र या दफन के स्थल को क्या कहते हैं? उसको जो है ना, ये मजार कहा जाता है। उसको मजार कहा जाता है। और बताइएगा कब्र या मजार पर बनाई गई इमारत क्या कहलाती है? वो मकबरा कहलाती है। यानी किसी के कब्र या इमारत, किसी या कब्र पे जो है कोई मकबरा इमारत बना देंगे, उसको क्या कहेंगे? मकबरा कहा जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सूफी संतों का धार्मिक केंद्र क्या हो जाएगा? उसमें खानकाह। खानकाह जो है सूफी संतों का वो धार्मिक केंद्र हो जाएगा। आगे बताइएगा कि शिया मुस्लिम समुदायों के धार्मिक स्थल जहाँ मुहर्रम में शोक सभा यानी मजलिस का आयोजन होता है, उसको क्या कहते हैं? इमाम बाड़ा कहते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए। वो उसको क्या कहते हैं? ये जहाँ पर जो है क्या कहते हैं, मुहर्रम का आयोजन किया जाता है, मजलिस का। मुहर्रम एक प्रकार का शोक का पर्व है, लेकिन लोग उसको उल्लास के रूप में मनाने लगा है। मुहर्रम जो है ना, वो किसी का मृत्यु नहीं, वो किसका हुआ था? हाँ, अली हुसैन का मृत्यु हुआ था। हाँ, उसी के लिए इमाम बाड़ा का निर्माण किया जाता है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, आगे बताइएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल प्राइज मिला था, वह किस पुस्तक के लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए। और आपको भागलपुर से कुछ बताया इतना, गीतांजलि का कुछ हिस्सा जो है ना, ये भागलपुर में भी रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो आके लिखे थे। उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो ये चैप्टर अब 11 स्टार्ट हो रहा है। बताइएगा मधुबनी चित्रकला शैली जो है किस राज्य से संबंधित है? ये बिहार से संबंधित है। और ये बिहार में जो मधुबनी चित्रकला होती है, उसमें किसकी चित्र बनाई जाती है? पुरुष और महिलाएं बताना है। वो महिलाओं का चित्र जो है वो मुख्यतः उसमें जो है महिलाओं का चित्र जो है उसमें वर्णन किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए इसको लेके आए थे कि मधुबनी चित्रकला में अगर किसी चित्रकला शैली की बात करेंगे, उसमें किसकी चित्र बनाई जाती है? महिलाओं की चित्र बनाई जाती है। और उसमें अगर उसके भीतर देखिएगा चित्र में, तो वो देवी देवताओं, राधा कृष्ण का लीला रहता है, राम सीता कथा का जो है वर्णन रहता है। उसके चित्र में ही सारा वर्णन जो है वो बना रहता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो दरभंगा मधुबनी जंक्शन पर जाइएगा, आपको मिथिला पेंटिंग, समस्तीपुर में भी, हाँ, यूनिवर्सिटी, जहाँ जो मतलब धार्मिक स्थल है या फिर यात्रा वृत्तांत का स्थल होता है, वहाँ पर जो उसका जो है वर्णन किया जाता है। आगे बताइएगा गबन जो है, गबन ये किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास का नाम हो जाएगा गबन हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद बताइएगा कि अल हिलाल नामक पत्रिका कौन निकाले थे? ये अबुल कलाम। देखिए ये क्वेश्चन सब जानते हैं कि अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 1940 से लेकर 1946 तक अध्यक्षता की थी, वही अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। इंडिया विंग्स, हाँ, इंडिया विंग्स इंडिया अलग है, इंडिया विंग्स फ्रीडम अलग है। वो ठीक उसी प्रकार देखिए अल हिलाल पत्रिका जो है उर्दू में निकाले थे, और निकालने वाले कौन हो जाएंगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। और अल हिलाल के साथ साथ जो है अल बिलाल, ये भी याद रखिएगा, हिलाल और बिलाल दोनों जो है ये कौन निकाले थे? अबुल कलाम आज़ाद ही निकाले थे। और ये उर्दू भाषा में था, समझे सरपंच साहब ना? जी सर, दोनों उर्दू भाषा में था। यानी अल हिलाल और अल बिलाल दोनों जो है वो ये निकाला गया था। ये समाचार पत्र था और ये उर्दू में था, और ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है वो निकाला गया था। उसके बाद बताइएगा कि आनंद मठ की रचयिता कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। और इसका जो है निर्माण कब किए थे? 1882 में। 1882 में इसका निर्माण किया गया था। और वंदे मातरम जो ये कहाँ से लिया गया है? ये आनंद मठ से लिया गया। और इसको लिखने वाले कौन हो जाएंगे? यही बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। उसके बाद बताइएगा कि भारतीय धन के लूट को एक नाटक के माध्यम से पर्दाफाश करने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है ना? भारतीय धन का जो लूट हुआ था उसको एक नाटक के रूप में दिखाए थे, ये पहले भारतीय हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए कुछ अच्छा क्वेश्चन लगा होगा जो इससे पहले आप अवगत नहीं होंगे। कोई दिक्कत भट्टू बाबू? ये रूबरू इससे कराया गया है, एक बार इसका फिर से रिविजन करा देते हैं। क्या हुआ? हाँ, हिंदी में भी काम देगा। बताइएगा जिला का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता है? कलेक्टर होता है। उसी को इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम भी कहा जाता है। आगे बताइएगा जो बहावी आंदोलन, कल जो बताए थे कि बहावी आंदोलन जो हुआ था, इसका
स्टार्टिंग जो किया गया था अरब के मुसलमानों के द्वारा, तो अरब के मुसलमानों में अरब में जो बहावी आंदोलन स्टार्ट किए थे उसका नाम क्या हो जाएगा? अब्दुल बहाब। अब्दुल बहाब ही स्टार्ट किए थे। और भारत में इसको स्टार्ट नहीं करने वाले कौन हो जाएंगे? सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान जो है इसको स्टार्ट कहाँ किए थे? बहावी आंदोलन को भारत में इसको स्टार्ट किए थे। आगे बताइएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये शांति निकेतन की स्थापना कब किए थे? 1901 में। ये सारा चीज़ का आपको कल करा दिया गया है। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना किए थे। और शांति निकेतन को जो अभी 41वें क्रम का जो है विश्व विरासत सूची में जो है वो ऐड किया गया है। यानी विश्व विरासत जो सूची होती है भारत के, उसमें जो 41वें जो टोटल 42 को है, 42 में 41वां स्थान किसको दिया गया है? शांति निकेतन को। और शांति निकेतन की स्थापना कब किया गया था? 1901 में। और करने वाले कौन जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। कोई दिक्कत? आगे बताइएगा। और हमको आप उस समय यही बताए थे कि जिस समय जो है इसमें बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल की स्थापना किया गया था, उसमें लंगट सिंह कॉलेज जो था वो बिहार का कैमा कॉलेज हो गया था? 5वां। वो बिहार का ही हो जाएगा 5वां कॉलेज। और उत्तर बिहार का पहला कॉलेज हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1899 में किया गया था, जो कहाँ पड़ता है? अभी मुजफ्फरपुर में पड़ता है। ठीक है ना। उसके बाद बताइएगा, हम धर्म और कुछ जाति के बारे में चर्चा किए थे, जिस समय व्यवसाय का विरोध स्टार्ट हुआ था, तो बंगाल में किस जाति के लेके भेदभाव देखने को मिला था? बंगाल में आपको चंडाल जाति को देखने को मिला था। बिहार में डोम। बिहार में कौन जाति था? डोम जाति हो जाएगा। और दक्षिण बिहार में भुइयाँ हो जाएगा। महाराष्ट्र में महार और उत्तर प्रदेश में चमार। बिहार में डोम और बंगाल में चंडाल, महाराष्ट्र में महार और दक्षिण बिहार में भुइयाँ जाति देखने को मिला था। उसके बाद बताइएगा कि ज्योतिबा फुले वह एक पुस्तक की रचना की, उसका नाम क्या हो जाएगा? गुलामगिरी। यानी गुलामगिरी के लेखक कौन हो जाएंगे? ज्योतिबा फुले। बताइएगा, अल हिलाल नामक पत्रिका कौन स्टार्ट किए थे? अल हिलाल और अल बिलाल दोनों कौन किए थे? अबुल कलाम आज़ाद। और ये किस भाषा में था? उर्दू भाषा में था। ठीक है ना। और बताइएगा, एक और क्वेश्चन हमारे मन में भी उठ रहा है, उसको बताइएगा कि 1913 में जो गदर पार्टी की स्थापना किया गया था, ये कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? कोषाध्यक्ष काशीराम। देखिए भुट्टो बाबू को पकड़ अंदर तक है अभी। काशीराम जो ये प्रथम इसका अध्यक्षता क्या बने थे? कोषाध्यक्ष बने थे। और इसमें एक पत्रिका का निकाला गया था, जो कि पहले उर्दू भाषा में था, उसको बाद में गुरुमुखी लिपि में कन्वर्ट कर दिया गया था। उस पत्रिका का नाम बताइएगा। उसका पहला चैप्टर का पहला हेडिंग लाइन क्या दिया गया था? अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। बहुत अच्छा भुट्टो बाबू को। देखिए आपको याद नहीं है, लेकिन इनका पकड़ देख लीजिए। अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा हो जाएगा। देखिए कितना अंदर तक याद रखे हुए इसको। आगे बताइएगा कि राजा राम मोहन राय जो सती प्रथा का उन्मूलन कब कर दिए थे? सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से कब किए थे? 1829 में। और ठगी प्रथा को 1830 में। और दोनों को उन्मूलन करने वाले वायसराय कौन हो जाएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बताइएगा कि विधवा पुनर्विवाह कौन स्टार्ट किए थे? लॉर्ड डलहौजी। सहयोग करने वाले भारतीय रूप से ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो जाएंगे। और ये 1856 में किए थे। करने वाले कौन हो जाएंगे? लॉर्ड डलहौजी। और भारत में रेल का जनक भी किसे कहा गया है? लॉर्ड डलहौजी को ही कहा गया है। आगे बताइएगा कि बहिष्कृत भारत की स्थापना कौन किए थे? बहिष्कृत भारत पत्रिका कौन निकाले थे? ये BR अम्बेडकर। कब निकाले थे? 1924 में। 1924 में निकाले थे। और आपको एक और बताइएगा कि हरिजन नामक पत्रिका कब निकाला गया था? 1933। हरिजन नामक पत्रिका निकला था 1933 में। और गांधी जी स्थापना किए थे हरिजन सेवक संघ का, ये 1932 में किए थे। ठीक है ना। आगे बताइएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद जो है ये कौन चर्चित हो गए थे? भीमराव अंबेडकर। यानी एक नेता के रूप में उभरे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। वो उसका नाम क्या जाएगा? भीमराव अंबेडकर। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय को जाएंगे भीमराव अंबेडकर। अगर आपको तेज बहादुर सप्रू ऑप्शन मिलेगा तो उसके साथ जा सकते हैं। और यही तेज बहादुर सप्रू जो थे, जो कि वहाँ गए थे आंदोलन में भाग लेने के लिए। कहाँ? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, शिकागो नहीं गए थे, ये लंदन गए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। वो आपको गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था 1931 में, इसको दिल्ली समझौता का नाम जानते हैं। ये दोनों के बीच समझौता कराने वाले यही तेज बहादुर सप्रू हो जाएंगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं BPSC के कंबाइंड एग्जाम में कि गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था 1931 में, इसमें मध्यस्थता करने वाले कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? तेज बहादुर सप्रू। यहाँ भी थे। और आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले वो भी तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर दोनों हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि वंदे मातरम पत्रिका है। वंदे मातरम कौन लिखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसको जो आनंद मठ में क्या ऐड किया गया था?
1882 में। बताइएगा 1882 में जो है ये आर्य महिला समाज की स्थापना कौन किए थे? पंडित रमाबाई। और पंडित रमाबाई जो है आगे चल के कौन धर्म अपना ली थी? ईसाई धर्म। अभी तुरंत बताना, ईसाई धर्म अपना लिए थे। और भीमराव अम्बेडकर कौन धर्म अपना लिए थे? बौद्ध धर्म अपना लिए थे। ठीक है ना, आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो गबन जो है, गबन उपन्यास, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? मुंशी प्रेमचंद जो है गबन के स्थापना लिखे थे। आगे बताइएगा कि मधुबनी चित्रकला जो था उसमें किसकी कृति वर्णन किया गया है? महिलाओं की। और उसके अंदर अगर उसके भीतर देखिएगा तो उसमें देवी देवताओं और सीताराम जी की मूर्ति जो है वो उसके अंदर जो है वो सब बहुत कुछ रहता था, जिसमें जो देखिएगा उसके अंदर सो मिलेगा। आगे बताइएगा कि आधुनिक युग का जो है समाज संस्थापक किसे कहा गया है? राजा राम, हाँ राजा राम मोहन राय को जो वो कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो जिला का सबसे बड़ा जो है अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर हो जाएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो अपने कुछ रचना गीतांजलि के बिहार के जिले में लिखे थे? ये भागलपुर में जो इसको लिखे थे। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो कांग्रेस, तो कल होने वाला है, इसको छोड़ देते हैं आप। हाँ, ये तो पूछ ही ना, अल हिलाल और अल बिलाल दोनों पूछ लिया ना। कौन किए थे? अबुल कलाम आज़ाद इसकी स्थापना किए थे। उर्दू में था। अब जो था वो SCRT का नोट्स जो था वो ख़त्म हो गया है। अब जो है आपको अब साइंस स्पेशल जो कि देखने को मिलेगा अभी, जो कि चैप्टर 3 दिया गया था दृष्टि में, उष्मा और उष्मा गति की। मतलब इससे पहले 2 चैप्टर खत्म हो गया है। जब तक आपको मैराथन वीडियो देखने को नहीं मिलेगा उससे पहले आपको साइंस भी जो है ये दृष्टि बुक से जो वो महेश बनवाल एक बार खत्म है और लुसेंट भी एक बार खत्म है। और आपको ये दृष्टि से जो इसको आप स्टार्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बताइएगा कि हमारी त्वचा से उष्मा जो है किसमें? हमारी त्वचा से पहले सुन लीजिए, पहले बताइएगा कि द्रव्यमापी जो है, द्रव्यमापी वो किस सिद्धांत पे काम करता है? ये तापमान, वो तापमापी के सिद्धांत पर जो द्रव्यमापी भी काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एथिल अल्कोहल जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है? -114 डिग्री सेल्सियस पर। जो इसका गलनांक 114 या 115 देता है। ठीक है, आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टरी क्लिनिक में जो प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर कहा जाता है। और इसमें जो किसका द्रव्य भरा रहता है? पारा का द्रव्य जो है वो भरा रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाइड्रोजन गैस मापी जो है ये इसका तापमापी कितना से कितना के बीच रहता है? ये 200 डिग्री सेल्सियस से लेके 500 डिग्री सेल्सियस के बीच जो ये हाइड्रोजन गैस का तापमापी का थर्मामीटर जो है वो इतना तक वो माप सकता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि देखिए इस समीकरण याद रखिएगा, साइंस वालों के लिए है कि अगर तापमान से डिग्री सेल्सियस में केल्विन में फ़ारेनहाइट में अगर जाइएगा तो याद रखिएगा इसको C-0/100 बराबर K-273/100 बराबर F-32/100। अगर आप 180 अगर क्या कहते हैं रोमन में अगर निकालना होगा उसको तो R-0/80 हो जाएगा। ठीक है ना। और बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि किस तापक्रम पर जो है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो जाएगा? ये -40 डिग्री पर जो है आपको डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों क्या होता है? बराबर हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मानव शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री दे देगा, कहीं कहीं 36.9 डिग्री सेल्सियस भी देगा। अगर उसको फ़ारेनहाइट में निकालिएगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन की बात करेगा तो 310 डिग्री केल्विन हो जाएगा। आगे बताइएगा कि परम शून्य ताप जो है ये डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा? -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो कि आपको सेल्सियस में हो जाएगा। और परम शून्य ताप केल्विन में कितना होता है? 0 केल्विन हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सेल्सियस तापमान पर जो है जल का क्वथनांक बिंदु कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और हिमांक बिंदु कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे बताइएगा कि केल्विन पैमाना में जो है जल का क्वथनांक बिंदु कितना हो जाएगा? 373.15 हो जाएगा। ये आपको केल्विन में हो जाएगा। और आपको हिमांक जो ये 273.15 केल्विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन में दिए हुए हैं। आगे बताइएगा कि जल का कुछ विशेष गुण है उसको हम पूछते हैं। बताइएगा कि जल का आयतन जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे न्यूनतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। और घनत्व क्या होता है? अधिकतम। देखिए दोनों एक ही सुनने में लग रहा होगा कि आयतन जल का आयतन जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? न्यूनतम होता है। और घनत्व उसका क्या होता है? अधिकतम हो जाएगा। बताइएगा कि बर्फ का आयतन जो है वो जल से क्या होता है?
बर्फ का आयतन जल से अधिक होता है तभी ना वो तैरता है वो। कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। बर्फ का आयतन जल से ज्यादा होता है, ठीक है ना। सर आयतन ज्यादा होगा और घनत्व तो कम होगा, ठीक है ना। सुनने का प्रयास कीजिए, आयतन ज्यादा होगा और घनत्व तो जो है वो कम होगा, तभी वो क्या होगा, तैरेगा, ठीक है ना। नहीं तो उस पर तैरेगा ही नहीं। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जो है कोई भी चीज़ जो है अपने किसी वस्तु के ऊपर तैरती है या उत्प्लावन करते रहती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग ये कौन दिए थे, आर्किमिडीज। देखिए उत्प्लावन का सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटिंग भी कहा था, और ये देने वाले कौन हो जाएंगे, आर्किमिडीज जो है वो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो पानी में अगर नमक मिला देंगे, अगर कोई पानी है उसमें अगर नमक मिला देंगे तो पानी का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। देखिए आपको हम ये बता रहे हैं कि शुद्ध जल होता है वो विद्युत क्या होता है, कुचालक, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकती है। जैसे ही उसमें थोड़ी सी भी अशुद्धि मिलेगी वह जो है आपको विद्युत धारा उससे होकर निकलने लगेगा। और कहीं कहीं शुद्ध जल को न दे के आपको अशुद्ध जल भी देता है, या वर्षा का भी जल दे, क्योंकि वर्षा का जल भी क्या होता है, शुद्ध होता है और उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। आगे बताइए कि दाब बढ़ाने पे जो है वो बर्फ का गलनांक क्या होता है, बर्फ गलनांक बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाएंगे तो वो उसका जो गलनांक जो बढ़ जाएगा। घटेगा सर, उल्टा आप बात कर रहे हैं। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक सर सुन लीजिए ना पहले, ये अगर दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक जो है बढ़ेगा और अशुद्धि मिलाने पे कम होगा इसमें, ठीक है ना। ये जल की बात बोल रहे हैं। अशुद्धि मिलाने से कमता है सर आप वो बोल रहे हैं वो गलत नहीं हो सकता है, लेकिन हम जो देख के बोले वो किताब के माध्यम से देख के बोल रहे हैं, और वो आपको यादें करने में थोड़ा आगे पीछे हो सकती है। अशुद्धि मिलाने से जो ना ये क्वथनांक बढ़ता है और गलनांक घट जाता है। देखिए गलनांक वो होता है जिसपे कोई भी चीज़ गल जाता है, और क्वथनांक कोई भी चीज़ जो वो खोलने लगता है। गलनांक को जो फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं और क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो क्वथनांक जो है जल में अगर दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, और अशुद्धि मिलाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, क्वथनांक दोनों बढ़ते रहेगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वह तापक्रम जिस पर वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प जो है ओस में बदल जाता है उसको कौन सा बिंदु कहते हैं, उसको ओस बिंदु ही कहा जाता है, उसको ओस बिंदु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, देखिए कुछ ऑप्शन में भी दे देता है आपको, जब तक आप इसको डीपली नहीं पढ़िएगा ऑप्शन आपको पकड़ने में नहीं होगा। बताइएगा कि शरीर से पसीना सूखना जो है ये किस अनुप्रयोग के कारण होता है, ये वाष्पीकरण के कारण। शरीर से जो पसीना सूख जाता है वो वाष्पीकरण के कारण होता है। और आपको हम एक क्वेश्चन भी दिए थे टेस्ट में कि ठंडक फुहार का छिड़काव जो होता है वो ठंडक प्रदान करता है, वो किस कारण, पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो आपको क्या करता है, ठंडक प्रदान करता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि मिट्टी के घड़े में रखा सुराही जो है वो पानी जो है वो अन्य बर्तनों की तुलना में ठंडा रहता है, वो किसके कारण होता है, वो भी वाष्पीकरण, संघनन इसमें नहीं होगा सर जी, वो वाष्पीकरण के कारण ही जो है वो संभव होता है। गीले कपड़ों का सूख जाना यह किसके कारण होता है, वाष्पीकरण के कारण हो जाएगा, ठीक ना। सूखता है वो वाष्पीकरण का होता है, और जो सूख के उड़ जाता है वो आर्द्रता उसमें से क्या होता है, उड़ जाता है। आगे बताइएगा कि वायु में आर्द्रता होने पर जलवाष्प का धीरे हो जाना और वर्षा ऋतु में कपड़ा का देर से सूखना, ये क्या कहलाता है, ये आर्द्रता कहलाता है। अगर बरसात की ऋतु में देखिए तो कपड़ा क्या होता है, देर से सूखता है। इसका कारण क्या होता है कि मौसम में आर्द्र रहता है, यानी नमी जो ज़्यादा रहती है, इसलिए बरसात के महीनों में जो है वो कपड़ा देरी से सूखता है। आगे बताइएगा कि तापमान ज़्यादा होने से किसका दर जो है वो बढ़ जाता है, वाष्पीकरण का। अगर तापमान बढ़ा दीजिएगा तो कोई भी चीज़ का वाष्पीकरण का दर जो है वो क्या होगा, जैसे ही गर्मी दीजिएगा वो जल्दी से क्या होगा, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बताइएगा कि दाब को अगर अधिक कर देंगे तो बढ़ जाता है, हाँ गलन भी बढ़ जाता है सर जी। जब जैसे ही ताप बढ़ाइएगा वो चीज़ जो जल्दी जो है वो गलने लगेगी। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अधिक दाब होने पर जो है वह किसकी दर घट जाती है, वाष्पन की दर जो है वो दाब बढ़ाने पे घट जाती है और ताप बढ़ाने पे क्या होती है, बढ़ जाती है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा ऊष्मा का स्थानांतरण बताइएगा। बताइए ऊष्मा का स्थानांतरण जो है मुख्यतः कितने विधियों से होता है, 3 विधियों से होता है, ठीक है ना। देखिए 3 विधियों से होता है विनोद जी, और तीनों विधियों की बात करेंगे तो पहला जाएगा चालन, उसके बाद संवहन और उसके बाद विकिरण हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइएगा इसमें जो जिसमें वस्तु के कण जो है अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं वो क्या कहलाता है, वो चालन के कारण जो है वो होता है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि जब हम धातु की छड़ के एक सिरे से हाथ में पकड़ ले रहते हैं और दूसरे सिरे से जिसको गर्म करते हैं तो हमारा हाथ जलने लगता है, ये किस कारण होता है, ये संवहन के कारण ही होता है, ये चालन के कारण ही होता है। वो ठोस में जो है ना वो चालन होता है और गैस में क्या होता है, संवहन होता है, ठीक है ना।
बताइएगा कि ठोस के अणु जो है एक स्थान से क्योंकि इसमें होता यह है कि ठोस के अणु जो है वह चालन विधि से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं, इसलिए वो गति करते करते हमारे हाथों को भी क्या करते हैं, गति नहीं करता है सर, गति द्रव बलम गति करता है। ठोस, सही बोल रहे हैं। देखिए सुन लीजिए पहले, ठोस के अणु जो है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये चालन विधि से आगे बढ़ सकते हैं लेकिन वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। गर्म करने पर ये गति कर सकते हैं, तभी वो क्या होता है, वो हाथ पकने लगता है। उससे स्वतंत्र जो है वो नहीं होते हैं, द्रव में गति करते हैं। सही बोले सरपंच साहब। आगे बताइए कि वे पदार्थ जिनसे होकर उष्मा जो है आसानी से प्रवाह हो जाता है उसको क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। उसको सुचालक कहते हैं। और जिसमें उष्मा का सुचालक कहते हैं, ठीक है बोल रहे हैं। और जिसमें उष्मा का संवहन नहीं हो सकता है उसको क्या कहेंगे, उष्मा का कुचालक करते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, इससे उष्मा क्या होता है, कुचालक होता है। और लोहा हुआ, स्टील हुआ, ये सब क्या है, उष्मा का सुचालक हो जाएगा। कपड़ा होता है, कपड़ा क्या है, उष्मा का कुचालक हो जाएगा। कपड़ा कुचालक हो जाएगा, कपड़ा कुचालक हो जाएगा। उसके बाद ऊन जो है, ऊन ये उष्मा क्या है, ये भी कुचालक हो जाएगा। जैसे उष्मा जैसे मिलता है कपड़ा में तो उसका सुचालक कर देता है। सूर्य देखिए, सूर्य अगर काला कपड़ा पहनिएगा सूर्य जो उष्मा का सुचालक बन जाएगा फिर। और उजला कपड़ा पहनिएगा तो वो कुचालक रहेगा, क्योंकि वो क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट करके बाहर फेंक देता है, ठीक है ना। वो कपड़ा के रंग पर भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर मुख्य तो लीजिएगा ना तो कपड़ा जो है ये उष्मा का कुचालक ही दिए हुए हैं। बताइएगा रबर जो है, रबर क्या है, ये भी कुचालक है। और एक और ऑप्शन है कांच, क्या है उष्मा का, ये भी कुचालक है। कांच भी क्या है, कुचालक है। और एक क्वेश्चन बताइएगा जो टेस्ट में आया हुआ था कि हीरा में जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ये किस में से किस ओर होता है, सो बताइएगा। ये आपको ऑप्शन दे दे, ऑप्शन सुन लीजिए। हीरे से प्रकाश की ओर, हीरे से कांच की ओर, कि कांच से हीरे की ओर। वो तो हीरे से कांच की ओर होती है। वो तो अच्छा जवाब। हीरा में जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इतना बात सभी लोग जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस में होता है, हीरा में। उसी का हीरा चमकता है। लेकिन ये किस से किस में ओर जाता है तो हो जाएगा हीरा से कांच की ओर जाता है, तभी क्या होता है, हीरा चमकता है। आगे बताइएगा, देख रहे हैं ना सरपंच साहब, ये तो पंचायत 2 चल रहा है अभी। आगे बताइएगा कि दैनिक जीवन में कुछ संवहन से संबंधित उदाहरण बताइएगा कि समुद्र की अपेक्षा जो है स्थल अधिक गर्म हो जाता है। इसका कारण क्या हो जाएगा, ये संवहन हो जाएगा। संवहन के कारण जो है दैनिक जीवन में, दैनिक समय में जो है समुद्र की अपेक्षा अधिक जो है वो क्या होता है, जल जो है वो, स्थल जो है वो अधिक क्या होता है, गर्म हो जाएगा। आगे बताइएगा विद्युत बल्ब में जो है वो कौन सा गैस भरा रहता है, ऑर्गन। और ऑर्गन कैसा गैस, एक प्रकार का निष्क्रिय, अक्रिय या निष्क्रिय गैस हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा कि अगर किसी कमरे को में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देंगे तो उसका तापमान क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बताइएगा पृथ्वी का वायुमंडल जो है वह किस विधि द्वारा गर्म होता है, संवहन होता है। देखिए संवहन याद हो गया, पता होगा। लेकिन समुद्र के इलाके में जो कोहरा का निर्माण होता है वो किसके कारण होता है, वो अभिवहन के कारण होता है। वो अभिवहन के कारण जो है, ये टेस्ट में चला हुआ क्वेश्चन है कि समुद्र किनारे जो कोहरा लगता है, देखिएगा कि ठंडे महीनों में कोहरा लग जाता है, वो किस कारण होता है, वो अभिवहन के कारण होता है। और वायुमंडल जो गर्म होता है वो संवहन के कारण जो वायुमंडल क्या होता है, गर्म हो जाता है। आगे बताइएगा कि मोटर कार में जो रेडिएटर रहता है, रेडिएटर जो कि ठंडाने का काम करता है इंजन को, वह किस सिद्धांत पर काम करता है, यह भी जो है उष्मा का संवहन के सिद्धांत पर यह जो है ये काम करता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सामान्यतः रातों में पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित विकिरण उष्मा द्वारा छोड़ी जाती है, जो है आसमान में चली जाती है। किंतु बादल हो जाने के कारण जो है उत्सर्जित होकर विकिरण आसमान में जाने के बजाय पृथ्वी पर वापस लौट आती है। इसके कारण जो है स्वच्छ बिना बादल वाले वन जो है वो रात में सोने की अपेक्षा गर्मी जो है अधिक महसूस होती है। इसलिए जो है ये सभी जो है आपको विकिरण का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसका उदाहरण हो जाएगा, विकिरण का उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा कि सूर्य की उष्मा जो है वो पृथ्वी तक पहुँचती है या किस विधि द्वारा पहुँचती है, विकिरण। देखिए आपको हम तीनों को एक बार फिर से बता देते हैं। ठोसों में जो उष्मा का स्थानांतरण होता है वो किस विधि से होता है, चालन विधि से। वायुमंडल जो गर्म होता है वो संवहन विधि से। और सूर्य का रोशनी जो है, प्रकाश जो है पृथ्वी तक आती है वो विकिरण विधि से आता है। और समुद्री इलाकों में जो कोहरे का निर्माण होता है वो अभिवहन के द्वारा होता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे तेज उष्मा का संचरण भी विकिरण विधि द्वारा होता है, क्योंकि वो 8 या लगभग 500 सेकंड तक आ जाता है, सबसे जल्दी होता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बताइएगा कि उष्मा गतिकी का प्रथम नियम जो है इसको किस और अन्य नियम से जानते हैं। ये हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। यानी उष्मा गतिकी का प्रथम नियम जो है इसको ऊर्जा संरक्षण के नियम से जानते हैं। और उसमें बताइए कि वह तापक्रम जिसमें दाब और आयतन के बीच में संबंध होगा उसका सूत्र बताइएगा। PV बराबर क्या होता है, nRT होता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गर्म करने पर जो है वो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है,
गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाएगा, अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वो घट जाएगा और चालकता जो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसमें होमवर्क निकालिए ना, कहाँ गया होमवर्क निकालिए इसमें। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में से किससे आग को जल्दी बुझाया जा सकता है। अब ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन है शीतल जल, ठंडा जल, उबलता हुआ जल, गर्म जल और बर्फ। गरम जल। उबलता हुआ जल, उबलता हुआ जल जो है इससे जो है आग को जल्दी से क्या कर सकते हैं, बुझा। देखिए आपको ऑप्शन से हवा लग नहीं होगा, सोचे होगा ठंडा पानी से जल्दी बुझाएगा, लेकिन ये उसका ठीक विपरीत हो जाता है। उबलते हुए जल से जो है वो आपको क्या होता है, आग जो है वो जल्दी से बुझ जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जो संवहन द्वारा जो है उष्मा का स्थानांतरण जो है वो किस में होता है, संवहन द्वारा तरल पदार्थ में। तरल पदार्थ में होता है, ठीक है। गैस और द्रव में जो वो संवहन विधि से होता है। देखिए ये आपको ऑप्शन में दे देगा गैस और आपको दे देगा एक ऑप्शन है द्रव, तो आपको एक से अधिक लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हो चुका है हमको। ये गैस और द्रव जो दोनों में है संवहन विधि से जो है उष्मा का स्थानांतरण होता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो यदि हम हवा का तापमान बढ़ा देंगे तो जलवाष्प ग्रहण की क्षमता जो है वो क्या हो जाएगी, वो भी घट जाएगी। बताया ना कि ताप बढ़ने से वाष्पीकरण की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है, और दाब बढ़ाने से वाष्पीकरण की क्षमता क्या होती है, वो घट जाती है। क्या बोले प्रश्न? हवा का तापमान अगर बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो क्या होती है, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होता है वो क्या हो जाएगा, -40 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि डेजर्ट कूलर जो होता है वो किसके शीतलन के सिद्धांत पर काम करता है। ये वाष्पन के शीतलन के सिद्धांत पर जो डेजर्ट शीतलर जो कहते हैं रेफ्रिजरेटर जो होता है वो डेजर्ट कूलर जो है वो काम करता है। एक और आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा कि गर्म मौसम में पंखा चलाने से जो है वो आराम महसूस क्यों होता है। अभी आपको आराम महसूस हो रहा है, पंखा चल रहा है, ये क्या होता है, इसमें जो हमारे शरीर का वाष्पीकरण जो है वो तेजी से होने लगता है। तो ये आपको दृष्टि से जो चैप्टर 3 दिया गया था उष्मा और उष्मा गति की, इसको पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। और अब जो है आज का लास्ट टॉपिक जो एक करंट अफेयर दिया गया था, और करंट अफेयर में भी जो है आपको ये मार्च आज स्टार्ट हो रहा है, जो कि 6 मार्च से लेकर जो 15 मार्च तक दिया गया था। उसको बताइएगा बुट्टू जी कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना स्टार्ट किए हैं। ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, और वो अपने नाम का छोटा सा टाइटल उसमें ऐड कर दिए हैं, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख योजना, ठीक ना। तो सुख से याद रख सकते हैं। इसको स्टार्ट कौन किए हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, याद इसको स्टार्ट किए हैं। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया था, कोच्चि। देखिए फंस गए ना आप, लाइन बाय लाइन पर किसका मतलब आए हैं। ये अंडर वाटर इसमें दिए हुए, और हमने वाटर आपसे पूछा है, तो सिर्फ अगर वाटर यानी पानी के ऊपर यानी वाटर हो जाएगा तो हो जाएगा कोच्चि, केरल में हो जाएगा। और अंडर वाटर की बात करें तो क्या हो जाएगा, कोलकाता है, ठीक है। जो कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बुट्टू जी आप कमाल है ना। आगे बताइएगा कि नाटो का जो है 32वां सदस्य देश कौन बन गया है, स्वीडन बन गया, और 31वां कौन था, फिनलैंड था। नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1949 में जो नाटो की स्थापना हुई थी। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के तीनों सेनाओं के बीच जो अभ्यास हुआ है इसका नाम रखा गया है भारत शक्ति, उसको कहाँ आयोजित किया गया है, ये राजस्थान के जैसलमेर में रखा गया है। देखिए राजस्थान के जैसलमेर में जो है ये मार्च 2024 में जो है भारत के तीनों सेनाओं के बीच में जो शक्ति प्रदर्शन का काम किया गया है, इसका नाम रखा गया है भारत शक्ति, ठीक है ना। यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों अपना अपना अभ्यास वहाँ किया है जैसलमेर में, क्योंकि वहाँ सब कुछ खाली खाली रहता है, ठीक है ना। वहाँ आबादी वहाँ क्या है, कम है, इसलिए जो है वहाँ तीनों सेना अपना अभ्यास किया, और उस अभ्यास का क्या नाम रखा है, भारत शक्ति। देखिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको याद नहीं होगा, लेकिन किसी और के द्वारा समझाया जाएगा तो आपको ज़्यादा याद हो जाएगा, उसके बाद पढ़िएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है ना बिट्टू बाबू। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि 2024 में जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत जो किया गया है वो किसको किया गया है, सुधा मूर्ति को जो मनोनीत किया गया है। और ये सुधा मूर्ति को कब मनोनीत किया गया है, ये 8 मार्च को। देखिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ना, उसी दिन जो है राज्यसभा में जो 12 गो सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, उसी में एगो सुधा मूर्ति को भी जो वो मनोनीत किया गया है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रित्जर पुरस्कार जो है 2024 में किसे दिया गया है, रिकेन यामामोटो को प्रित्जर पुरस्कार दिया गया। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है प्रित्जर पुरस्कार दिया जाता है।
पुलितजर दिया जाता है पत्रकारिता में, और प्रितजर दिया तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप कला कहाँ बोल रहे हैं, वो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ऑपरेशन कामधेनु जो है वो किस सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये जम्मू कश्मीर में जो है आपको ऑपरेशन कामधेनु, देखिए ये उत्तर प्रदेश नहीं है सर जी, ये ऑपरेशन कामधेनु जो है ये आपको जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। और गोल मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। प्रथम बार जो आपको जम्मू कश्मीर के किस जाति को वोट देने का अधिकार दिया गया है, सोमपेन जनजाति को जो है वोट देने का अधिकार दिया गया, और 18वीं लोकसभा में वह जो है वोट दिया है। और जम्मू कश्मीर से एक और क्वेश्चन बता दीजिएगा कि जो आपको पीएम विश्वकर्मा योजना लागू हुआ है उसको यूटी के रूप में पहले कौन अपनाया है, जम्मू कश्मीर ही अपनाया है, ठीक ना। और ट्यूलिप गार्डन भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक ना। आपको ट्यूलिप गार्डन टीआरई फर्स्ट में पूछे हुआ था। सेल्फी पॉइंट भी हुई ना जी, सेल्फी पॉइंट भी जम्मू कश्मीर में, देखिए भुट्टो का पकड़ देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस राज्य के माजुली मुखौटे को जो है ये माजुली मुखौटे को जीआई टैग दिया गया है, असम में, ठीक है ना। असम को जो है माजुली मुखौटे का जीआई टैग दिया गया। और जीआई टैग की बात करते हैं बिन बाबू, सबसे पहले आपको जीआई टैग के बारे में बताए थे कि कदियाल साड़ी का जीआई टैग किसे दिया गया है, पश्चिम बंगाल को। आगे बताइएगा कि उसके बाद जो है हम आपसे बताया था कि रेड आंट चटनी का जीआई टैग उड़ीसा को दिया गया है, और साल का जीआई टैग भी उड़ीसा को दिया गया है। वांचो शिल्प लकड़ी का जीआई टैग ये अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है, ठीक है ना, ये अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जो है मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने के लिए सेला सुरंग को उद्घाटन किया है, अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश और सेला सुरंग का उद्घाटन जो किया गया है कहाँ किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। ये सबसे लंबा सुरंग है, ये कौन सुरंग है, सेला सुरंग है, और ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश है। और ये किससे किसको जोड़ेगा, असम से अरुणाचल प्रदेश से। बताएगा अभी ना आपको जब ज्योग्राफी में बता रहे थे तो भारत के ज्योग्राफी में बताए थे कि NH44 जो है किससे किसको जोड़ता है, कन्याकुमारी से, जम्मू श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी को NH44 जोड़ता है, ठीक है ना। और NH27 किससे किसको जोड़ता है, पोरबंदर से सिलचर को, जो कि पूरब से लेके पश्चिम तक रहता है। उत्तर से दक्षिण कौन है, NH44 जो कि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो है वो जोड़ने का काम करता है। और कन्याकुमारी ही हो जाएगा तमिलनाडु का, जो कि आपको भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट हो जाएगा मुख्य भूमि के साथ, ठीक है ना। मुख्य भूमि के साथ दक्षिणी बिंदु को हो जाएगा कन्याकुमारी। और सिर्फ अगर दक्षिण बिंदु की बात करें कौन हो जाएगा, अंडमान इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में पड़ता है। एक तो क्वेश्चन उत्तराखंड में जो फंसा था सब मजदूर से, जी वो सिलकायरा सुरंग था, उत्तराखंड में जो 40 गो मजदूर जो फंस गया था, वो सिलकायरा सुरंग था, जो कि अंदर में घुसा था, ऊपर से ढह गया था, ठीक है। वो आधा इधर हो गया, आधा उधर हो गया, बीच में फंस गया था, वो सिलकायरा सुरंग था, ये उत्तराखंड में था। और ये अरुणाचल प्रदेश में जो सुरंग बनाया गया सेला सुरंग है, ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है। और ये अरुणाचल प्रदेश से असम को जोड़ने का काम करेगी। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसे लगातार एशिया का प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। ये दिल्ली हवाई अड्डे को जो है सबसे अच्छा पुरस्कार दिया गया है। और एक आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CAA लागू न करने की घोषणा की है। ये तमिलनाडु हो जाएगा। और तमिलनाडु जो है एक और जो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के खिलाफ जो है ये कानून पास करने वाला पहला राज्य बना था। कौन बना था? तमिलनाडु बना था। देखिए ये हमेशा जो है ना ये आपके मोदी जी के विरोध में चलता है, ठीक ना। 1 नेशन 1 इलेक्शन जो चलाए गए थे मोदी जी, उसका विरोध किया था। कौन किया था? तमिलनाडु ही किया था। और तमिलनाडु में इस बार भाजपा को 1 सीट जो है वो नहीं मिला, ठीक ना। और आपको यही बता दें कि तमिलनाडु के द्वारा ही जो CAA लागू जो है वो वहाँ लागू नहीं किया गया। और एक और क्वेश्चन जो था, जो कि समान सिविल संहिता जो लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया। और नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड ही बन गया है। तो आज का क्लास जो कि होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको पूरा करा दिया गया है। और अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा और कैसा लग रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी जो भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनको धन्यवाद देना चाहता है कि सभी लोग इस पर विश्वास करके जुड़ रहे हैं। और इसी तरीक़े से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि यह जो SCRT का सेशन जब खत्म हो जाएगा तो आपको एक बार फिर से जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और आपको जो भारतीय ज्योग्राफी जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको एक बार फिर से जो है रिविजन के रूप में लाया जाएगा। क्योंकि एग्जाम का डेट जब बढ़ ही गया है तो उसको एक बार अच्छे से जो है सिलसिलेवार ढंग से तैयारी कराना वो आपका और हमारा फर्ज बनता है। तो ये वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और आइएगा भट्टू बाबू, नहीं आइएगा?
तो भुट्टू बाबू अभी शर्मा रहे, आना नहीं चाहते हैं, तो फिर भुट्टू बाबू को किसी और दिन जो है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भुट्टू बाबू को हम आपके सामने रूबरू करना चाहेंगे। तब तक के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन के साथ, इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो धन्यवाद, और नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।